महाराष्ट्र के पुणे जिले की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को जारी मतगणना के बाद कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर कसबा सीट पर उपचुनाव जीत गए हैं। धंगेकर को उपचुनाव में 72,599 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के हेमंत रासने को 61,771 वोट मिले हैं। खास बात यह है कि कस्बा पेट और चिंचवर यह दोनों ही सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कस्बा पेट में रविंद्र धंगेकर ने 11,040 मत से बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया है। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में शुरू हो गई है। इसमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। मीटिंग के इनॉग्रल सेशन में पीएम मोदी ने कहा, कई साल की प्रगति के बाद आज हमारे सामने रिस्क है कि कहीं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पीछे की तरफ न चले जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, कई विकासशील देश इस समय फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ऐसे कर्ज तले दबे हैं जिन्हें वे संभाल नहीं पा रहे। अमीर देशों ने जो ग्लोबल वार्मिंग की है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब देश ही है। इसी के चलते भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा की 60, मेघालय की 59 और नागालैंड की 60 सीटों पर रुझान आ गए हैं। इन रुझानों में भाजपा गठबंधन ने नागालैंड में 42 सीटों और त्रिपुरा में 28 सीटों पर बढ़त बना रखी है। हालांकि त्रिपुरा के रुझानों में कभी भाजपा तो कभी लेफ्ट आगे हो रहा है। मेघालय में एनपीपी 25 सीटों पर आगे है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान लगाया गया है। मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने का अनुमान है, यानी यहाँ हंग असेंबली के आसार बन रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उत्पन्न मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM सप्रे इस समिति के अध्यक्ष होंगे। सुप्रीम कोर्ट निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि समिति स्थिति का समग्र आकलन करेगी और निवेशकों को जागरूक करने के लिए उपाय सुझाएगी। एक्सपर्ट कमेटी के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AM सप्रे के साथ ही OP भट्ट, KV कामत, नंदन नीलेकनी, सोमशेखर सुंदर सेन भी शामिल है। सेबी और जांच एजेंसियां विशेषज्ञ पैनल का समर्थन करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया शेयर दुर्घटना की जांच के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत एक पॉक्सो एक्ट का मामला सामने आया है। आरोपी मोनल राजेंद्र मेश्राम ने 17 साल की पीड़िता के नाबालिग होने का फायदा उठाया और उसके घर पर कोई नहीं था, इस चीज का फायदा लेकर शारीरिक संबंध बनाया। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग लड़की को लालच दिखाकर बार बार शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद एक दिन आरोपी ने नशे में पीड़िता को पीटा भी। इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। जरीपटका पोलीस स्टेशन हद्दीत राहणारी 17 वर्षीय पीडिता ही आरोपी मोनल राजेंद्र मेश्राम वय 27 वर्ष राहणार मिसाळ लेआउट पोलीस ठाणे जरीपटका याने तिच्याशी वारंवार लैंगिक अत्याचार केले असल्याची तक्रार पीडितेची आईने जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दिली आहे। त्यावरून आरोपी मोनल राजेंद्र मेश्राम याच्याविरुद्ध पीडितेच्या आईच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपी मोनल राजेंद्र मेश्राम यास जरीपटका पोलीस स्टेशनने अटक केली असून सदर गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रुपाली फटी जरीपटका पोलीस स्टेशन या करीत आहेत। आरोपी आणि फिर्यादी जवळच राहणारे असल्याने ओळखीचे आहेत, त्यातून त्यांची ओळख झाली। आरोपीचं यापूर्वीचं रेकॉर्ड काय नसून तो यापूर्वी BSNL येथे काम करत असल्याचे सांगत आहे, परंतु सध्या आरोपी काही कामधंदा करत नाही। नागपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 3 की टीम ने 2 पहिया वाहन चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 दर्जन वाहन जब्त किए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी की बाइक गोल्डे और हेमंत मधु साहू व उसके 2 साथियों ने बेची है। वाहन चोरी के मामले की जांच अपराध शाखा द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने आरोपियों से 12 बाइक बेचने के लिए ली थी। पुलिस ने उसके पास से 8.40 लाख कीमत के 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं और हेमंत को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में आरोपियों के बढ़ने की संभावना है, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी। युनिट 3 पथकाकडून नागपूर शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणावरून चोरीस गेलेल्या 12 दुचाकी चोरीचे गुन्हे जे आहेत ते उघडकीस आणलेले आहेत। यामध्ये आम्ही 2 आरोपींना अटक केलेलं आहे। आरोपी जो आहे हेमंत साहू आणि दुसरा जो आहे हा चेतन असरानी। तर यांची मोडस अशी होती की हेमंत साहू आणि त्याचे 2 अजून साथीदार आहेत ते गाडी चोरी करायचे
आणि असरानीकडे ते गाडी विक्रीसाठी द्यायचे. असरानी ह्या गाड्या विक्री करण्यासाठी OLX ॲपवर टाकायचा आणि त्यामध्ये यांच्याकडून चालाकी अशी केली जायची की ज्या नंबर प्लेट बदलल्या जायच्या. त्या नंबर प्लेटचे पर्टिक्युलर्स जे आहेत RTOचे पर्टिक्युलर्स यामध्ये असरानीचा मोबाईल नंबर ॲड केला जायचा. म्हणजे जर समजा जो गाडी खरेदी करणार आहे तो त्या मोबाईल नंबरवर जर त्यांनी फोन केला तर ती गाडी जेन्युइन आहे अशा प्रकारे त्यांची खात्री होत होती आणि गाडी विकली जायची. तर अशा मोडसनी गाडी चोरी करायची. तर अशा एकूण 12 गाड्या आणि 4,80,000 रुपयाचा एकूण मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे. नागपुर में स्थित श्री पोदारेश्वर राम मंदिर के शताब्दी महोत्सव निमित्त 1 मार्च को दीप दर्शन तथा 4 मार्च को दीप महोत्सव का विशेष आयोजन किया गया है। हजारों दीपों से मंदिर और राम झूला जगमगा उठा है। 4 मार्च को मंदिर की स्थापना को 100 वर्ष पूरे होंगे। मंदिर के शताब्दी महोत्सव निमित्त 1 मार्च को नागपुर शहर में पहली बार अनूठा आयोजन दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री तिरुपति बालाजी व रामेश्वरम में भगवान के दर्शन की तरह श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में भी भवन एवं विराजमान ठाकुर जी के दर्शन 21,000 दीपों की झिलमिल प्रकाश में शाम 6:30 से 9:30 बजे तक भक्तों ने लिए। जय जय श्री राम। श्री पोदारेश्वर राम मंदिर, आज मंदिर को पूर्ण 100 वर्ष हो रहे हैं। सन 1923 मार्च में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई थी। उस हिसाब से 2023 मार्च 4 मार्च को मंदिर के पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज 1 मार्च को मंदिर के अंदर दीप दर्शन का उत्सव रखा गया है। आज ठाकुर जी के जो दर्शन होंगे वो दीप प्रज्वलित करके पूरे मंदिर परिसर में 21,000 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे और उस दीप में ही ठाकुर जी के हम दर्शन करेंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल शासकीय महाविद्यालय मेयो अस्पताल में मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से अस्पताल के डीन को एक लिखित निवेदन दिया गया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए जोरदार नारेबाजी भी की गई। इन दिनों हॉस्पिटल में आवश्यक दवाइयों की भारी कमी है, जिसके कारण गरीब रोगियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों को चिट्ठी पर दवाइयों का नाम लिखकर बाहर से दवाइयों की दुकान से लेने के लिए कहा जाता है। इसके खिलाफ युवक कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस का सेक्रेटरी फजलुर रहमान कुरैशी है। हमारा यूथ कांग्रेस का एक मुद्दा है, ये इंदिरा गांधी IGMC हॉस्पिटल है। यहाँ पर विदर्भ से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से गरीब रोगी आते हैं, गरीब मरीज़ आते हैं। इनको दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं है। गरीब लोग ऐसे आते हैं जो बेचारे जिनके जेब में 50 रुपये भी नहीं रहते हैं। आज हम ये मांग कर रहे हैं शिंदे सरकार से कि आप गरीबों को दवाइयाँ मुहैया कराइए, गरीबों को दवाइयाँ दीजिए। आप क्या करते हैं, 2 दवाइयाँ 2 टैबलेट अपने पास की देते हैं और 5 दवाइयाँ और 2 इंजेक्शन बाहर का लिख के दे देते हैं। तो वो गरीब आदमी, वो गरीब इंसान दवाई कहाँ से लाएगा। आज इतना बड़ा विदर्भ का सरकारी हॉस्पिटल है, आज ये किसके भरोसे चल रहा है। आज ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। आज गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन सरकार जो वादे कर रही है वो वादे पे खड़े नहीं उतर रही है। बात आप स्मार्ट सिटी की करते हो, बात आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आज इस देश का, आज इस महाराष्ट्र का गरीब मरीज़ तरस रहा है। आज इस हॉस्पिटल में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेचर तक नहीं मिलेंगी। स्ट्रेचर का हाल वो हो गया है कि 5-5 साल से 4-4 साल से यहाँ पे स्ट्रेचर पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर मरीज़ों को आप डालते हो तो वो स्ट्रेचर से गिर जाता है। और दूसरी बात ये है कि यूथ कांग्रेस हमेशा यहाँ आवाज़ उठाते रहती है, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है। हम ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर गरीबों को अगर अब यहाँ पर आपने दवाइयाँ उपलब्ध नहीं कराए तो हम पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। विदर्भ के किसान मानसूनी सूखे के कारण और भारी फसल नुकसान के कारण संकट में हैं और अब महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि शीतकालीन सत्र में किसानों को 12 घंटे बिजली दी जाएगी। इसीलिए किसानों ने बड़ी उम्मीद से रबी की फसल लगाई थी, लेकिन अब किसानों को बिजली न देने के सरकार के इस अजीबोगरीब फैसले से किसान संकट में आ गए हैं। साथ ही किसानों के पास फांसी लगाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसीलिए नागपुर मनसे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किसानों को 12 घंटे बिजली देने की मांग की है। मनसे कार्यकर्ता महावितरण नागपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के पास एकत्रित हुए और इस बारे में जोरदार नारों के साथ एक लिखित बयान भी दिया। महाराष्ट्रात यापूर्वी जेव्हा सरकार महाविकास आघाडीचं होतं तेव्हा या राज्याचे जे आता उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री आहे नागपूर जिल्ह्याचे आणि विद्युत मंत्रीसुद्धा या राज्याचे ते आहेत देवेंद्र फडणवीस साहेब
यांनी शेतकऱ्यांना 12 तास वीज द्या म्हणून विरोधी पक्षात असताना हाहाकार मचवला होता. आता ते स्वतःच विद्युत मंत्री आहे. विद्युत मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना 12 तास वीज देणार अशी घोषणा हिवाळी अधिवेशनात केली होती. असे असताना घोषणा केल्यानंतर त्यांनी बयान पलटवला की 8 तासच्या ऐवजी 4 तास देऊ. शेतकऱ्यांना सोन्यासारखी पिकं, रबी पिकं जी आहेत ती आता शेतात उभी आहे. असं असताना त्याच्यावेळेस असा निर्णय बदलवणे हा शेतकऱ्यांच्या कुठेतरी जीवलंगास येईल. शेतकऱ्यांनी वारंवार आपली पिके ओला दुष्काळात गमावलेली आहे, पीक विमा मिळत नाही आहे आणि आज त्यांची कुठेतरी आशा म्हणून जी पिकं उभी आहेत ती त्यांच्या हातावर यायला तयार आहेत. अशा वेळेला त्यांची वीज कापणे हा एक अन्यायकारक निर्णय असेल. ज्या महाराष्ट्र राज्यात राजा शिवछत्रपती यांनी शेतकऱ्याच्या देठालाही हात लागता कामा नये अशी घोषणा त्यांनी आपल्या स्वराज्यात केली आणि आताचे शासन शेतकऱ्यांच्या उभी पिकं उद्ध्वस्त करण्याला लागलेली आहे. त्याच्या विरोधात आज महावितरणचे मुख्य अभियंता जे नागपूर परिमंडळाने त्यांना विनंती केली की शेतकऱ्यांच्या कुठलंही स्थगित असलेलं बिल अशी पंप सध्या कापण्यात येऊ नये. त्यांना मुदतवाढ द्यावी. जानेवारी ते एप्रिल या मध्यकाळात पिकं हातात येतील. शेतकरी यावेळेस आपले वीज बिल भरेल आणि शेतकऱ्यांना 12 तास वीज द्यावी अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख मागणी घेऊन आज निवेदन देण्यात आलं. शहर में कहीं भी अनुचित रूप से कोई अप्रिय घटना होती है तो प्रशासन सभी चीज़ों को ठीक से संभाले, इसीलिए आज शहर के डी-मार्ट में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया. इस समय सावंगी पुलिस स्टेशन, रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी, अन्य पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस प्रणाली के कानून और व्यवस्था को सतर्कता की जानकारी देने के लिए आज एक बहुत ही गोपनीय अभ्यास किया गया. जर वर्धा जिल्ह्यामध्ये कोणताही अतिरेकी हल्ला झाला किंवा कुठल्याही ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाला तर वर्धाची वेगवेगळी टीम SOP नुसार एक SOP बनवलेली आहे. त्यानुसार कसे काम करणार त्याचा एक डेमो आज इथे डी-मार्टच्या समोर आम्ही केलेले आहे. याच्यामध्ये सगळे लोकांना कोणाचा रोल काय काय असणार, SDPOचा रोल काय असणार, SP चा रोल काय असणार, ॲडिशनल SPचा रोल, DYSP होमचा रोल काय होणार, कंट्रोल रूममध्ये कोण बसणार, जे लोक जे इंजर्ड झालेले आहेत त्या लोकांना कोण घेऊन जाणार, ATSचा रोल काय राहणार, SIDचा रोल काय राहणार, आमची ATV ATC आहे त्याचा रोल काय राहणार, RCPचा रोल काय राहणार, मीडियाला ब्रीफिंग करण्यासाठी मीडिया ऑफिसर कोण राहणार, अशी सारखी एक्सरसाइज सर्वांनी मिळून इथे केलेली आहे. आता डीब्रीफिंग सेशन एक्सरसाइज ओव्हर झालेली आहे. यासाठी ऑब्झर्वर पण आलेले आहे. SIDचे काही ऑब्झर्वर आहे, IBची टीम इथे आहे, ATSची टीम इथे आहे, लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशनला पण आम्ही सहभागी घेतलेले आहे. याच्यामध्ये सगळे टीम मिळून एक एक्सरसाइज केलेली आहे. यासारखी एक्सरसाइज काही महिन्यानंतर परत एकदा करतो. आता डीब्रीफिंग सेशन होणार. डीब्रीफिंग सेशनमध्ये जे काही कमी आहे, कुठल्याही ठिकाणी आम्ही चुकले आहे तर त्याची कमी पुढचे वेळेस ज्या वेळेस आम्ही एक्सरसाइज घेणार त्यावेळेस त्या कमी दूर करू. आणि असे प्रकारची एक्सरसाइज यावेळेस ॲक्च्युअलमध्ये काय असा घडला तर नक्कीच याच्यामध्ये ॲक्शन घेण्यामध्ये आम्हाला मदत होईल. बिग बॉस 16 जीतने के बाद भी रैपर MC स्टैन का जलवा कायम है. हाल ही में उनका नाम भारत की सबसे पसंदीदा व्यक्तित्वों की लिस्ट में पहले स्थान पर आया है. देश की युवा पीढ़ी उनके गानों से जुड़ी हुई है और भारत की गली से लेकर हर कोने तक स्टैन के प्रशंसक आसानी से देखे जा सकते हैं. बिग बॉस 16 के विजेता, जिन्होंने हमारे देश में मिम्बल रैप की शुरुआत की थी, बहुत कम समय में देश भर के हर संगीतकार से आगे निकल गए हैं. मनोरंजन करने के मामले में स्टैन अपने प्रशंसकों को कभी निराश नहीं करते. बीबी हाउस से बाहर आने के बाद भी MC स्टैन अपनी अपार लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वह सबसे पॉपुलर भारतीय संगीतकार बन गए हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. गौरी खान के खिलाफ यह FIR संपत्ति विवाद में दर्ज की गई है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत मामला आरोपित किया गया है. जानकारी के अनुसार मुंबई के रहने वाले जसवंत शाह ने गौरी खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गौरी खान जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर थी, वह कंपनी उसने 46 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में नाकामयाब रहा है.